माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको यूनिट 6 स्टैंडर्ड 12 का यूनिट 6 चैप्टर बताने जा रहा हूं। देखिए, स्टैंडर्ड 12 में जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है ये पहले चैप्टर में दिया हुआ है। सबसे पहले जरूरी चीज है रिप्रोडक्शन है क्या। ठीक, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन समझाने का तरीका हमारा हिंदी मीडियम में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले आपको डिफाइन यहां करना है। किसी भी जीवधारी के लिए अपने वंश को बनाए रखने के लिए, जात को बनाए रखने के लिए उसका रिप्रोडक्शन करना जरूरत होता है। तो हर जीवधारी अपने ही समान, अपने ही जैसा एक जो नए संतान की उत्पत्ति करता है अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपने जात को बनाए रखने के लिए, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी पुनः प्रोडक्शन, आने वाले संतान को पुनः जन्म देना रिप्रोडक्शन कहता है। यूनिट 6 अन्य बुकों में आप देखोगे यूनिट 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन बायोलॉजी में 12 के बायोलॉजी में पहला यूनिट 6 के नाम से लिखा हुआ है। उसका रीजन ये है कि जो बच्चे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो 1 से लेकर 5 तक का यूनिट जो है हमारा 11th में है, और 6 से लेकर के 10 तक का यूनिट कहाँ है, 6 से लेकर 10 तक का यूनिट जो है 12 में दिया हुआ। सबसे पहले रिप्रोडक्शन को जानने के लिए हम प्लांट किंगडम में जाएंगे जो यूनिट 6 में है। उसके फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है, उसके बाद आएंगे एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। चलिए हम आपको लाइन डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं प्लांट किंगडम को हमने 11th में मॉर्फोलॉजी के रूप में पढ़ा था, और मॉर्फोलॉजी के रूप में जो प्लांट किंगडम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले प्लांट है, प्लांट किंगडम। आपको मालूम होगा, बता सकते हैं आप, हु इज द फादर ऑफ प्लांट किंगडम? अरे भैया, पौधे की खोज, पौधे के बारे में जानकारी देने का काम किसने किया था? नाम बताएं आप। जस्ट अभी मैंने बताया था, थियोफ्रास्ट। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रास्ट। ठीक है, थियोफ्रास्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन जब थियोफ्रास्ट आए थे उस समय स्टार्टिंग में थे, और स्टार्टिंग में बताने के लिए उन्होंने जो पौधों की ग्रुपिंग की थी प्लांट किंगडम का, प्लांट के लिए उनको केवल 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे छोटे पौधे जो बहुत छोटे होते हैं, 1 या 2 फीट की ऊंचाई वाले होते हैं, उनको हर्ब कहा था। 5 से 6 फीट की ऊंचाई वाले उनको श्रब बोला गया, और जो हायर प्लांट थे उनको ट्री कहा गया। हर्ब्स में आएगा तुलसी जैसा पौधा, श्रब में आएगा रोज, और ट्री में आएगा बनियान ट्री। ये आप समझ लीजिए। तुलसी का पार्टिकल नेम आप बता सकते हैं? ऑस्मम सेक्टम। रोज का रोजा इंडिका, और ये बनियान ट्री का बनियान ट्री बरगद को कहा जाता है। ठीक है, देखिए
सबसे पहले आप लोगों ने 11th में पढ़ा है इन पौधों को कैरोलस लिनियस ने डिवाइड किया था इनके वंश और जाति के नाम के आधार पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने बताया था किसी भी पौधे या किसी भी जंतु के 2 नाम, पहला नाम हो जाएगा उसका वंश का, दूसरा जाति का। तो ऑसिमम सेक्टम, और ये बताया था जो फर्स्ट नेम होता है वो शुड बी रिटेन इन कैपिटल। पहला नाम जो है वंश का होता है और दूसरा नाम जाति का होता है। ये बात बताई थी कैरोलस लिनियस ने। ठीक, ऑसिमम सेक्टम जोशी का नाम है। इसी तरह इनके भी साइंटिफिक नेम या आइए, ये पुराना क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू थियोफ्रास्ट का। वर्तमान में जो क्लासिफिकेशन है, अर्लियर क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम को, वो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेम्स और टेट्रोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स वो सभी पौधों का ग्रुप है जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनमें पुष्प जीवन में कभी भी नहीं खिलते। और आपको ये मालूम है जिनमें पुष्प नहीं खिलेगा उसमें फ्रूट नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा तो बीज नहीं बनेगा, अब बीज नहीं बनेगा तो बीज से पौधों का जन्म नहीं होगा, इसलिए ये लोअर प्लांट। बात समझ में? और फेलोगेम्स में फ्लावर बनते हैं, फ्लावर के अंदर, फ्लावर के बाद किसका जन्म होता है? फ्रूट का। फ्रूट के अंदर सीड बनेंगी और सीड से नए पौधे का जन्म होता है। तो 2 प्रकार का हम पढ़ेंगे, इनमें हमको पढ़ना पड़ेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वहां पढ़ना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी बात क्लियर हो गई? हम क्या करने जा रहे हैं, इस प्लांट किंगडम को जितने भी संसार में प्लांट हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया। कैटेगराइज करने के आधार पर ये बताया कि पौधों को हम 2 प्रकार से उनके रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। एक जो क्रिप्टोगेम्स है जो साधारण रूप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग करके बडिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है, इनके आधार पर इनमें कैसे डिवीजन होता है उनको पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है हमको कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब आ जाइए थोड़ा सा क्रिप्टोगेम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये पुराना क्लासिफिकेशन है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट के उस वर्ग को शो कर रहा है जहां पर पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। भोजन बनाने के 2 तरीके, एक है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और एक है खुद से बनाए के लिए डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म के द्वारा बना रहे हैं। यहाँ एल्गी है, थैलोफाइटा के 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एल्गी और फंजाई। एल्गी वाले जितने भी प्लांट होंगे, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वास, यूलोथ्रिक्स, इन सब में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल जिनमें होगा उसके आधार पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये सभी एल्गी वाले पौधे अपना भोजन बना लेंगे। लेकिन फंजाई जो है, फंजाई इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये कलरलेस प्लांट होते हैं। इस कारण से ये अपना भोजन बनाने के लिए डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, यानी साढ़े गले जीव जंतुओं से अपना भोजन बनाते हैं। फिर ब्रायोफाइट आगे ये इनसे डेवलप है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा अभी जो अर्लियर क्लासिफिकेशन आया हुआ है वहां पर अकॉर्डिंग टू फीडिंग फूड मटेरियल बनाने की कैटेगरी के आधार पर इन दोनों को अलग कर दिया गया, थैलोफाइटा हटा दिया। अब हम सीधे पढ़ेंगे डिवीजन में, एल्गी अलग पढ़ेंगे और फंजाई अलग पढ़ेंगे, क्योंकि इनका भोजन बनाने का तरीका अलग है। ठीक है ना? ब्रायोफाइटा में आएंगे वो सभी पौधे, इन सब में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, ये इनसे डेवलप है। थैलोफाइटा से ज्यादा डेवलप कौन से हैं? ब्रायोफाइटा। ठीक है, हिपेटिकोप्सिडा, लिवरबर्ड, ये जो मॉसेस प्लांट है, लिबर्टा, रिक्स या मार्केसिया, आपने 11 में पढ़ा।
उनके आधार पर हमको काई के रूप में या दीवार में जो इकट्ठा हरे ग्रीन पिगमेंट बने जैसे दिखाई देते हैं, तो लिवर बढ़ जाएगा। एंथोसिरोडी और बढ़ इनसे थोड़ा और डेवलप होते हैं जैसे जैसे। और मॉसेस प्लांट ये फ्यूनेरिया के रूप से जाना जाता है और इनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है लेकिन पूरा होता नहीं है और इसमें कैप्सूल पाए जाते हैं, मॉसेस जैसे दिखते हैं, इसलिए मॉसेस प्लांट कहलाएंगे। टेरिडोफाइटा इनमें से कैप्सूल बनेगा। सिलोप्साइटा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा। टेरिडोफाइटा का अलग पार्ट है, ये ब्रायोफाइटा से ज्यादा डेवलप है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अभी देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, व्हाई ब्रायोफाइटा इज नोन एज एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम। बता सकते हैं आप कोई? हेमराज जी बताएंगे? ठीक। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है, उसका रीजन ये है, ये पौधे ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहां पर पानी होगा और पानी के बाहर भी पानी सूख गया, पानी थोड़ा सा अपनी जगह से हट गया, इसमें पानी ऑलरेडी तालाबों में नदियों में कम हो जाता है, तो ये अपने आप को एडाप्ट कर पाते हैं उस जगह पर। बरसात के समय में किले की दीवारों में पानी गिरता है, पानी गिरता रहता है, तो उनकी पूरी दीवारों में हरे कलर का पूरा एक मखमल के जैसा आच्छादन आ जाता है, तो उसको हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। ये अलग पार्ट हो गया। तो ऐसा एडाप्टेशन जहां पर पौधे पानी के अंदर भी अपने आप को एडाप्ट कर पाते हैं, फूड मटेरियल बना पाते हैं और पानी के बाहर भी अपने आप को एडाप्ट कर पाते हैं, दलदली क्षेत्रों में नमी वाले भूमि अपने आप को एडाप्ट कर पाते हैं। तो एम्फीबियस का मतलब क्या है? काक को आपने देखा कि पानी के अंदर भी तैर सकता है, वहां भोजन ले सकता है, पानी के बाहर भी, तो उसी को हम एम्फीबियन कहते हैं। इस प्रकार का जीवन जो दो जगह पर व्यतीत करते हैं, पानी में और पानी के बाहर, उनको एम्फीबियस कहते हैं। तो इस पौधे के कैरेक्टर में क्या देखा आपने? ये पौधा जो है पानी के अंदर भी अपने आप को एडाप्ट कर सकता है और पानी के बाहर। इसलिए इस ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाले सभी पौधों को हम एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम में। क्लियर हो गई? ठीक। टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से भी ज्यादा डेवलप है और इनमें से 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इन सब के बारे में हम अलग से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो सीड नहीं देने वाले नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्रिप्टोप्सिका। बट आपको बता दें, हमारे सब्जेक्ट में जो पढ़ने का है वो फेलोगेम्स सीड वाले प्लांट, और सीड वाले प्लांट किस तरह से आकर के इनका डिवीजन होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। पहले अपन कहां से सीड के बाद कैसे उनको देखेंगे कि उनका जर्मिनेशन होता है, इसके बारे में पढ़ना। देखिए फेलोगेम्स दो फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ये भी 2 टाइप के, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो कौन कहलाएंगे? जिनमें सीड कवर में नहीं होते, नेकेड सीड। नेकेड सीड का मतलब है, आपने नट देखा होगा साइकस और पाइनस के, जो फल ओपन होकर उनमें सीड तो रहता है, डायरेक्ट कोई फल होता नहीं है, सीड बनता है नान के जैसा पूरा वो बना होता है गुच्छा, ठीक है। तो ये नेकेड सीड वाले प्लांट रहेंगे। इनमें साइकस आएगा, पाइनस आएगा, नीटम आएगा। साइकेडोप्सिडा सब डिवीजन है जिनमें साइकस के प्लांट है, इनमें भी सीड नेकेड होते हैं। कोनिफेरेप्सिडा में पाइनस आएगा, इसके भी सीड नेकेड रहेंगे, और नीटोप्सिडा में भी नीटम आएगा, इनके भी सीड नेकेड होते हैं। तो इनका ग्रुप अलग है। इनमें किस
प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। फिर आ जाइए एंजियोस्पर्म, सीड कोटेड प्लांट। ऐसे पौधे जिनके बीज कवर के अंदर होते। आपने गेहूं देखा, गेहूं की बाली होती है, गेहूं की बाली में गेहूं बाली के अंदर होता है। तो जब उस बाली को हम बाहर करेंगे तब ना गेहूं निकलेगा। इसी तरह से धान हो गया, धान से चावल निकलता है। तो जब धान के छिलके को हम हटाएंगे तब जा करके चावल बनेगा। तो सीड के कवर के अंदर आम हो गया, आम के अंदर भी आम का गुठल होता है। हाँ, मटर हो गया, बिल्कुल सही है। अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो सीड के अंदर होते हैं। लेकिन सीड के अंदर वाले पौधों को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, मोनोकार्टिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। मोनोकार्टिलिडन ऐसे पौधे हैं, मोनो यानी सिंगल होता है, सिंगल सीड वाले पौधे, सिंगल सीड जिनको टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो कौन से कहलाएंगे? मोनोकार्टिलिडन प्लांट। वीट हो गया, राइस, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनके सीड को हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। मान लो ये मक्का हो गया, ये मक्के का सीड है और इस मक्के के सीड को हम तोड़ना चाहते हैं बीच से, तो टू इक्वल हाफ में नहीं कटेगा। गेहूं में आप देखोगे लाइन जैसे बनी है, लेकिन वो इक्वल टू हाफ में टूट नहीं टूट सकता। वहीं पर आप देखेंगे मूंग, अरहर, उड़द, चना, ये डाइकोटिलिडन प्लांट है। इनके आप छिलके को उतार दीजिए, जो छिलका बना होता है चने का, ऐसे इसके अंदर ये जो सीड होते हैं, जैसे अपन छिलका हटाएंगे तो चने की दाल दो बराबर भागों में अपने आप कट जाती है और आंखों में निकल आता है। तो जब दो कार्टिलिडन्स का मतलब बीज होता है, दो बीज अलग स्वतंत्र रूप से हो जाते हैं अपने आप छिलके को हटाने के बाद उनको डाइकोटिलिडन में रखेंगे। और यहाँ मोनोकार्टिलिडन में जो केवल सिंगल सीड होते हैं, काटने के बाद भी डिवाइड नहीं होता, दैट इज कॉल्ड। तो आप इसको लिखेंगे और ये क्लासिफिकेशन आपको कल याद रहना चाहिए, ठीक है ना, ये याद रहे। अब इसके बाद हम कल आपको इसका रिप्रोडक्शन बताएंगे कैसे। ओके, थैंक यू।